2-3 पॉइंट्स तो वाकई बहुत लाजवाब अब आपने दे दिए। अंतिम ज़्यादा आपने 2-3 जो बिंदु बताए हैं, ये वाकई ऐसे बिंदु हैं कि जिन्हें महागठबंधन के अगर नेता देख रहे तो उन्हें नोट कर लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। महागठबंधन में ऑल इज वेल का नारा सभी लोग दे रहे हैं। यही मांझी जी कल तक बहुत बातें बोल रहे थे तेजस्वी जी के बारे में, महागठबंधन के बारे में, समीकरण के बारे में और विकल्पों के बारे में जी। लेकिन यही मांझी जी अब दिल्ली जैसे ही पहुंचे हैं, उनकी जो बोलचाल है वो बदल गई है। अमित शाह जो देश के सबसे बड़े सेटर मास्टर कहते हैं, मैं चाणक्य नहीं कहूंगा, सेटर मास्टर कहे जाते हैं कि वो कैसे सत्ता का सेटिंग किया जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। और यही सब चीजें नीतीश कुमार ने सीख लिया। वरना नीतीश कुमार जो झुकने की बात करते थे कि मैं झुक नहीं सकता हूँ, टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, आज वो इतना झुक गए हैं कि उनके सामने वो छाता की कमानी जो है ना, वो भी अपने हंस रही होगी, वो भी हंस रही होगी कि मुझसे तो अच्छा यही कर लो। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में किस तरह का सीट शेयरिंग का समझौता होता है, नीतीश अपने खाते में कितना सीट रखते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और इसी के आधार पर महागठबंधन में भी आप देखिएगा सीट शेयरिंग का समझौता होगा। खाली घर शैतान का डेरा होता है और जहाँ बर्तन होता है वहाँ टन होता ही होता है। ये कहावत है, लेकिन बिहार की राजनीति में हर कहावतों को चरितार्थ कर दिया जाता है। यही बिहार की राजनीति की खूबसूरती है और उसी खूबसूरती को दिखाता कौन है? नमन मिश्रा, न्यूज़ बिहार, भारत लाइव, बाबा, यही सब वो 4-5 नाम हैं जो जहाँ आप आते हैं सच्चाई की चाशनी में डूबी हुई खबरों को देखने के लिए। चलिए आज का जो रातों रात का कारवां है उसे अपने गंतव्य तक पहुँचाते हैं। आपको वो बातें बताते हैं जो जानने आज आप आए हैं। अखबार रखिए बगल में, चाय लीजिए हाथ में और देखना शुरू कर दीजिए वो खबर जो तय करेगी आने वाले 3-4 दिनों का भविष्य। तो भविष्य की राजनीति है तो थोड़ा सा तो सारगर्भित होगी ही, समय लगेगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि कैसे बिहार की राजनीति में वो जो सबसे बड़ी अभी कहा जा सकता है कील अटकी हुई है, जिसे निकालना चाहते हैं सभी, लेकिन ये कील फंस गई है और इस कील को अब दिल्ली के डॉक्टरों से इलाज कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो कहा जा सकता है, हर चाहे पेशेंट कितना भी बीमार हो, परिस्थितियाँ कितनी भी विकृत हो, लोग कहते हैं ऑल इज वेल जी। आज महागठबंधन में ऑल इज वेल का नारा सभी लोग दे रहे हैं। यही मांझी जी कल तक बहुत बातें बोल रहे थे तेजस्वी जी के बारे में, महागठबंधन के बारे में, समीकरण के बारे में और विकल्पों के बारे में जी। लेकिन यही मांझी जी अब दिल्ली जैसे ही पहुँचे हैं, उनकी जो बोलचाल है वो बदल गई है। वो महागठबंधन पे अपना फोकस लगा दिए हैं और अपनी आस्था भी दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी के बारे में भी बहुत सारे बयान अलग अलग चैनल में चलाए हैं। हालांकि उन्होंने मुखरता से ये बात हमारे चैनल पे कही है कि मैं महागठबंधन से कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अन्य चैनल पे लोग चला रहे हैं ये बात कि मुकेश सहनी किसी भी वक्त महागठबंधन छोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे तो बड़ी बात है। और मैंने आपको कहा था कि मुकेश सहनी ने बहुत पहले ही इंटरव्यू में मुझे जो उन्होंने दिया था उसमें कहा था कि मेरी आस्था लालू यादव में है, मैं किसी महागठबंधन और गठबंधन चलते नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि मेरे समाज को रिप्रेजेंटेशन दिलाने का जो लड़ाई है वो लालू यादव ही लड़ सकते हैं और किसी में क्षमता नहीं। मैंने भाजपा को देख लिया, मैंने नीतीश को देख लिया, सबको देख लिया। अब ये अंतिम लड़ाई है मेरे समाज की, और अगर नहीं ये लड़ाई मैं जीतता हूँ तो मेरे ही अलावा आने वाले नेताओं से भी क्रेडिबिलिटी उठ जाएगी समाज की। और ये बड़ी बात है। ये कोई भी नेता अगर ये बात कह दे कि मैं अपनी राजनीति से आगे बढ़कर इस समाज की राजनीति करना चाहता हूँ और मैं अपनी आस्था भी दिखा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति, और इसका डर भी ना मुझे देखने को मिल रहा है जी। विरोधियों में इसका डर भी देखने को मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जदयू जैसी पार्टी ने निषाद समाज के एक व्यक्ति को एमएलसी का टिकट दिया है, बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं प्रेशर ऐसे ही होता है। अगर आप किसी पानी से भरे हुए बलून को यहाँ दबाइएगा तो यहाँ से उठता है, वही हुआ। मुकेश सहनी यहाँ दबाव बनाए और यहाँ से रिजल्ट निकला है। खैर ये अपनी जगह पर है। आगे बढ़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार महागठबंधन को ठीक करने में, उपेंद्र कुशवाहा मुझे लगता है कि महागठबंधन के स्वतः डॉक्टर हैं, नेचुरल डॉक्टर जी जी जी। वो शुरू से ही चाहते हैं कि त्याग करके आए हैं जी, और वो चाहते हैं कि महागठबंधन ऐसा बने। और नीतीश से खुन्नस भी है। नीतीश के मुझे लगता है शायद इन सभी लोगों में सबसे अगर नीतीश से कोई नफरत करता है राजनीतिक तौर पर तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही हो सकते हैं। बिल्कुल, हालांकि हो सकता है कि मेरा शब्द चयन गलत हो, लेकिन सच्चाई यही है। अब सच्चाई कड़वी होती है थोड़ी सी। नीतीश कुमार को उखाड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने बलिदान दिया अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पार्टी तक की कुर्बानी दे दी और आज अपनी पार्टी के अस्तित्व पर जब सवाल खड़ा हो रहा है उसे भी छोड़कर विलय तक की तैयारी में लगे हुए हैं।
लेकिन नीतीश कुमार को रोकना उनकी एकमात्र मंशा है जी। और इसके लिए कहीं ना कहीं महागठबंधन चाहिए। इसके लिए कई ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा और उससे पत्थर को हिलाना पड़ेगा जो वहाँ टिक गया है पहले से। इन सभी समीकरणों के बावजूद समीकरण महागठबंधन में कोई फिक्स्ड अभी तक बना नहीं है। अगर मांझी जी की बात करें तो 25 तारीख को उनका अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, 26 तारीख को उनके विकल्प खुले हुए हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी खबर है, महागठबंधन की दिल्ली की मीटिंग की चर्चा तो आपने सुनी ही होगी। मांझी जी दिल्ली चले गए हैं, तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं जी। मुकेश सहनी राबड़ी देवी के घर पहुंचे और वहां से वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता भी एमएलसी का जो चुनाव चल रहा है कि कौन प्रत्याशी बनेगा, इस बीच भी अपनी नज़र दिल्ली में बनाए हुए हैं। और सोनिया गांधी राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कांग्रेस के साथ और महागठबंधन ने तय कर लिया है, बाबा बड़ी बात है, सुन लीजिएगा आप भी, महागठबंधन तय कर लिया है कि समन्वय समिति बनेगी। राजद ने भी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इस बात को माना है कि समन्वय में की कमी रही है। अलग अलग पार्टियों का कार्यक्रम अलग अलग होता है और इन कार्यक्रमों के लिए अलग अलग तरह का एनर्जी रिसोर्स लगता है और उसमें कहीं ना कहीं हो जाती है अनदेखी। अब इस अनदेखी को ना हो पाए और इस अनदेखी को ख़त्म करने का एक नया तरीका निकाल लिया है लोगों ने कि एक कमेटी बना दी जाए। इस कमेटी का अध्यक्ष भी नाम तो 2-3 आए हैं लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये एक संशय वाली बात है। जब स्पष्ट होगा तभी हम आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। और इस कमेटी को बनाने के पीछे मकसद यही है कि महागठबंधन में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन उनमें से सबसे बड़ी समस्या जो संवादहीनता की है उसको समाप्त कर दी जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऑल इज वेल। बाबा नमन जी, सबसे पहले तो आपने जो भी रिसर्च अपनी बताई और आप पंचनामा के दौरान में कहानी जो कहते हैं जी, उसकी थोड़ी सी शुरुआत मैं करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कई बार कहानियों में कई तरह की कहानियों का चर्चा किया। उस कहानी में एक कहानी मुझे जो सबसे ज़्यादा अभी के माहौल को लेकर के उपयुक्त लगती है जी, उसमें आपने जो जंगल की बात कही थी कि जंगल में सभी जानवर मिल करके एकजुट होते हैं शेर से लड़ने के लिए जी, और शायद यही वो स्थिति है बिहार में। सभी को पता चल गया है कि हमारे सामने एक बड़ा शेर है जी, जो इस बात में नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार एक बड़े पत्थर बिल्कुल हाँ, जो हमें निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ अकेले नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर छत्र छाया केंद्र सरकार की है जी। अमित शाह जो देश के सबसे बड़े सेटर मास्टर कहते हैं, मैं चाणक्य नहीं कहूंगा, सेटर मास्टर कहे जाते हैं कि वो कैसे सत्ता का सेटिंग किया जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। और यही सब चीजें नीतीश कुमार ने सीख लिया। वरना नीतीश कुमार जो झुकने की बात करते थे कि मैं झुक नहीं सकता हूं, टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, आज वो इतना झुक गए हैं कि उनके सामने वो छाता की कमानी जो है ना वो भी अपने हंस रही होगी, वो भी हंस रही होगी कि मुझसे तो अच्छा यही कर लेते हैं। आप समझिए एक बात को नमन जी, मैं नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहा हूं, इसको आप बड़ाई समझिएगा, ये बुराई नहीं है। हमने तो कल ही स्थापित कर दिया था कि युद्ध बिल्कुल। इस युद्ध में सबसे पहले है कि जो अस्त्र शस्त्र आपके पास है अपने दुश्मन के पास, उसे अपने कब्जे में कर लेना। और ये बातें शायद समझाने में सफल कहीं ना कहीं सोनिया गांधी हो गई हैं जी, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा समझाने में कामयाब हो गए हैं। मुकेश सहनी को भी लगा है कि कहीं ना कहीं यही वो रास्ता है जिस रास्ते से हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मतलब एक बात यहाँ जो समझना जरूरी है, लालू यादव के प्रति सभी की आस्था है, ऐसा नहीं है। मांझी जी ने वक्त दर वक्त अपनी बात बताई है, बिल्कुल मुकेश सहनी ने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत बीमारी गलत डॉक्टर्स के इलाज पे जा रही थी। अब सही जगह चला गया है ये बीमारी और इलाज सही ढंग से हो रहा है। इलाज लालू जी के पास नहीं था, इलाज कांग्रेस के पास था इस बीमारी का। बिल्कुल होना चाहिए नमन जी। एक चीज़ आप समझिए कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी को लालू प्रसाद ने हिलाया था, तो कहीं ना कहीं उसके कल कील कांटे को जानते थे जी, हम लोग ने शुरुआत की है कील निकालने की, उस कील कांटे को जानते थे। और लालू प्रसाद में कौन कौन से कील कांटे गड़े हुए हैं ये कांग्रेस बेहतर जानती है। दोनों के पास सामंजस्य। आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी ने, हमने खबर भी चलाया था कि सोनिया गांधी ने देशव्यापी एक कोऑर्डिनेशन की बात की थी, विपक्ष की बात की थी, उसकी पहल की थी, तो उन्होंने लालू स्टाइल में किया था जी। और ये स्टाइल आज भी सभी कहते हैं कि मेरा नेता लालू प्रसाद है, और उनके विरोधी कहते हैं कि लालू को पहले मारो, तेजस्वी आपके निकट नहीं है, आप लालू को मारो। अब आप समझ लीजिए कि जब आपके सामने टारगेट एक ही हो कि कोच बैठा हुआ है वही सब कुछ वहां बैठ करके ट्रिगर दबा रहा है,
तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी शक्ति संचय करने के लिए उस जगह पर जरूर जाते हैं और उस कोच के पास तक जाना पड़ता है। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, वास्तविक जीवन में भी उस मैथ के टीचर के पास जरूर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो छड़ी से मारता भी है और समझाता भी है। तो लालू यादव वैसा ही प्रासंगिक हो गए हैं इस देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में। प्रसंग जब भी बिहार का आएगा तो अगर नीतीश कुमार को एक पलड़े में रखें तो लालू प्रसाद का पलड़ा थोड़ा झुकता है, क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है जी। और एक वोट का प्रतिशत की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जिस वोट प्रतिशत पर नीतीश कुमार भले ही 15 साल से राज कर रहे हो, लेकिन वो कितनी तिकड़मबाजी लगी होगी, कितना भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को झुकाया है। अगर देखिए, जो पॉलिटिकल जानकार नहीं भी होगा वो भी जानता है कि 2015 से 17 की राजनीति को आप देख लीजिए तो समझ में आएगा कि क्या तिकड़म कहते हैं। बिल्कुल, अब इन सब चीजों को आप देख लीजिए कि समय समय पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं लगा कि लालू तो झुकेगा नहीं जी, क्योंकि वो साफ कह रहा है कि नहीं झुकेंगे हम किसी तरह से कम्युनल चेहरा अपना नहीं रख सकते हैं और न भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल चेहरा बिहार में बनने देंगे। अब नीतीश कुमार झुक करके अगर उसमें अपना स्वार्थ साध रहे हैं, आगे उनको 2020 के में कुछ नजर आता है, तो ये अस्थाई अस्थाई है कि नहीं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं और जो ऑल इज वेल की बात हम कर रहे हैं वो इस आधार पर कर रहे हैं कि सभी कोऑर्डिनेशन की बात पर आकर मेरा सवाल है यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि ऑल इज वेल, ठीक है जी, बस तत्कालीन मतलब इस वर्तमान में कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन ये आने वाले भविष्य में तकलीफें तो साफ है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो तकलीफ है वो है कि मांझी जी फिर अगर इस तरह का कुछ प्रेशर बना देंगे आगे चल के सीटों के लिए और पता चलने के लिए, तो उसमें भी तो समीकरण पर डेडलाइन वो फिर दे देंगे, फिर समीकरण बनाने में दिक्कत होगी। हर पार्टी की कहीं ना कहीं अपनी कमियां होती हैं और एक कहावत भी है कि गुण देखकर लोग शादी करते हैं और अवगुण देखकर दोस्ती होती है। तो ये तो दोस्ती अवगुण देखकर ही हुई थी। नमन जी, सबसे पहली बात की आपने भी देखा होगा, आपको तो ट्रेन में चढ़ने का बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन ट्रेनों में आपने देखा होगा, पैसेंजर ट्रेनों में जो तस्वीरों में आपने जो देखा होगा कि लोग कपड़ा फेंक करके, रुमाल फेंक करके, गमछा फेंक करके अपना सीट रिजर्व करते हैं। बिहार में ये चलता है, गमछा फेंकना शुरू हो चुका है। हर दल उस ट्रेन में सवारी करने के लिए जो 2020 के चुनाव के अंतिम पैदान तक लेकर के जाएगी, वहां अपना अपना गमछा फेंकना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं मांझी जी पर भरोसा करना सही होगा महागठबंधन के लिए। भरोसा कुछ दिन पहले ही तो वो जदयू में जा रहे थे। भरोसा तो नीतीश जी पर भी आप नहीं कर सकते जी। 2015 में नीतीश जी भी कहीं और थे जी, 2017 में उन्होंने ही पाला बदल दिया। तो भरोसा इस राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कोई भी चीज बंद नहीं होती, चुनाव के बाद हमेशा खुली रहती है। और चुनाव आप तो बार बार कहते हैं कि जो अभी अलायंस है, इस अलायंस को आप पक्का मत मानिएगा, चुनाव के बाद क्या कुछ होगा। आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, आपने मध्य प्रदेश में क्या देखा, हरियाणा में आपने क्या देखा। दोस्त और दुश्मन में क्या अंतर है। जिस 2015 में आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद उनके सबसे करीबी हो गए थे, गले में गले मिल रहे थे। लालू प्रसाद स्टेज पर बैठ करके कह रहे थे कि तनी डरपोक हवे हमार नीतीश भाई, इनका की डराए की जरूरत नहीं कि हम आगे भाई ना। आप समझिए कि इन सब बात उस पर हंस रहे थे। सोनिया गांधी हंसते हंसते लोटपट हो गई थी, राबड़ी देवी बगल में बैठ करके हंस रही थी और नीतीश कुमार मजे ले रहे थे। उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें यह पता था कि उनको यही वो रास्ता है जो उनको सत्ता में स्थापित कर सकता है। और इसके नाव पर सवार होकर के, जिस नाव को मांझी छोड़ने के लिए तैयार थे, उस नाव पर सवार होकर के इस बैतरनी को पार किया जा सकता है। अपने हाथ में पहले उतना संख्या बल जुटा दो। आज स्थिति वही हो गई नमन जी कि मांझी के पास कोई विकल्प नहीं है। और मांझी और खासकर उपेंद्र कुशवाहा की बात अगर मानिए तो ये दोनों नीतीश कुमार के सताए हुए मोहरे हैं, इनको ईटे हुए मोहरे में फायदा है। बिल्कुल। अब ये जो है कहीं ना कहीं कभी भी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा कील हो सकते हैं, जो कील उखाड़ने के बाद में कील गाड़ने की आपने जगह पे बात बिल्कुल पहुंचा दी। मुझे मेरा जवाब भी मिल गया, दर्शकों को भी मिल गया होगा। एक सवाल और यहाँ खड़ा होता है, ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल वर्तमान में, फिर कहूँगा अब सीटों का चयन होगा, कौन किस जगह से चुनाव लड़ेगा, समन्वय तो बन गया। ये सीटों का समन्वय बनाना कितना मुश्किल होगा और उसके बाद फिर प्रत्याशियों का आदान प्रदान भी होगा। एक दूसरे की सीटों पर भी प्रत्याशी उतारने की बात होगी, कई जगह से सिटिंग प्रत्याशियों का टिकट कटेगा। ये सामंजस्य बैठाने में कितना मुश्किल होगा। क्या फिर महागठबंधन यहाँ टूटेगी? ट्रेन में गमछा फेंक दिया आपने जी, अब अंदर जाकर के सीट अपना हथियाने की, अब उसका जर का है। अब ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेन खुल गई तो आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक गंतव्य तक ट्रेन नहीं पहुंचेगी। आप अंदर में अपना गमछा फेंक दिए हैं, सीट पर आपने गमछा आपका रिजर्वेशन है, लेकिन अब आपको जोर पर उस गमछे का बिल्कुल यहाँ दो बातें होगी। आपके बच्चे अगर साथ में हैं तो आपको एक सीट में अपने आप को गुजारा करना पड़ेगा। यदि आप अकेले हैं और अगला दो है तो निश्चित रूप से आपको बड़ा सीट मिलेगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए जी। तो आपको समझौते करने पड़ेंगे जी। और ये समझौता राजद को करना पड़ेगा। बिल्कुल राजद को करना पड़ेगा और यहाँ झुकना राजद की मजबूरी हो जाएगी। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा था जब आप कह रहे हैं कि राजद को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, राजद ने कॉम्प्रोमाइज पूर्व में भी किया है जी। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अगर राजद कॉम्प्रोमाइज करके अपनी ही सीट कम कर लेती है, बार बार 2015 याद आने लगेगा जी, और ये बिल्कुल बिल्कुल बाकी दल कहीं ना कहीं सीट लेकर आते हैं आप और भाजपा के साथ चले जाए नीतीश से, तो ये गारंटी कौन लेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नमन जी, लेकिन इसके पीछे दो चीजें हैं। ये सबसे आज इस सीट शेयरिंग का जो समझौता होगा, राजद फेल सेफ लेकर चलेगी। मैं आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता होगा जी। तो उस समझौते में सबसे बड़ा फैक्टर होगा एनडीए जी। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में किस तरह का सीट शेयरिंग का समझौता होता है, नीतीश अपने खाते में कितना सीट रखते हैं, यह बहुत ज्यादा मैटर करेगा और इसी के आधार पर महागठबंधन में भी आप देखिएगा सीट शेयरिंग का समझौता होगा। कारण कि एक रास्ता हमेशा आरजेडी अपने तरफ रखेगी जिससे वो सत्ता में अपने भागीदारों को हमेशा दबाव में रखे। एक चीज तो पक्का है। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी। अंतिम जो अस्त्र आपने बाबा छोड़ा है वाकई वो बहुत सोचने पर मजबूर कर देगा बिहार के सारे नेताओं को और खासतौर पर उन नेताओं के समर्थकों को कि अगर महागठबंधन के इतर एनडीए में समीकरण अगर पहले बन जाता है और अगर सटीक बन जाता है तो उसी हिसाब से अपने आप को वो एक थ्योरम बन जाएगा। इसके पीछे के साथ आपको चलना पड़ेगा महागठबंधन। इसके पीछे दो तीन और कारण है नमन जी। पहला कारण तो यह है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से रामविलास पासवान सीट शेयरिंग को लेकर के एग्रेसिव हैं जी। दूसरा, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि कैसे उनको माप दे दें जी। और उनके जगह पर मांझी को लाना चाहते थे जी। अब वो विकल्प समाप्त लगभग हो गया है। अब उनको तत्कालीन तौर पे अब उनको समझौता कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो पासवान फैमिली से करना पड़ेगा, ये तो पक्का हो गया है। और पासवान फैमिली पर दाव लगाना चाहती है। पासवान फैमिली को, जैसे आपने देखा होगा 2015 में नीतीश कुमार ने ज्यादा सीटें किसको दिलवाई थी जी, लड़ झगड़ करके कांग्रेस को दिलवाया था कि उनका एक पॉइंट मजबूत रहे, फेल सेफ रहे। अगर यही आप समझ लीजिए नमन जी, अगर 30 से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस के पास होती तो आज कांग्रेस और नीतीश कुमार सत्ता में होते, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार आरजेडी उसी गेम को पलटेगी और नीतीश कुमार भी उसी गेम पर खेलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। और यही वो डर है जो एनडीए के टूटने का जड़ हो रहा है और यही जो है महागठबंधन ग्रेस पॉइंट लेगा। महागठबंधन में आरजेडी जो कहेगी वो मानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात रही आज का जो भी बाबा ने निष्कर्ष निकाला। 2-3 पॉइंट्स तो वाकई बहुत लाजवाब बाबा आपने दे दिए। अंतिम ज़्यादा आपने 2-3 जो बिंदु बताए हैं ये वाकई ऐसे बिंदु हैं कि जिन्हें महागठबंधन के अगर नेता देख रहे तो उन्हें नोट कर लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बाकी अगर दिन भर की खबरें आपको प्राप्त करनी है तो इसी तरह से जैसे रातों रात हुआ है, दिन भर हमारे चैनल पर खबरें चलती रहती हैं। उन खबरों को प्राप्त करने के लिए हमसे लगातार मुलाकात करते रहने के लिए और अंदर की खबरें प्राप्त करने के लिए इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब माने वो जो लाल वाला बटन है जिसको दबाने से आपको सब खबर मिल जाता है, वो वाला, और घंटी वाला भी होता है बगल में, उसको भी दबाइएगा तो जब भी खबर आएगा तो आपको एक घंटी बजेगा मोबाइल में और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बाबा या हमने कोई नई खबर ला के परोस दिया है आपके। तो भैया, बिहार की राजनीति के लिए, अपडेट्स बनने के रहने के लिए और सच जानने के लिए भारत लाइव देखते रहिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।